तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली वीडियो में हम स्टर्नम टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, और अब हम डिस्कस करेंगे 12 पेयर ऑफ रिब्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिब्स के पहले जनरल फीचर और फिर उनके टाइप, फिर देखेंगे कि टिपिकल और एटिपिकल रिब्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। जो आप वर्ड सुनते हैं कोस्टा, एनाटॉमिकल टर्म सुनते हैं कोस्टा, वो लैटिन भाषा का वर्ड है किसके लिए? रिब्स के लिए। जनरली हम रिब्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लैटिन भाषा का नेम क्या है? कोस्टे। ठीक, सिंगुलर वर्ड होता है कोस्टा। इवन दो दे आर नैरो लॉन्गेटेड, एनाटॉमिस्ट डिस्क्राइब देम एज लॉन्ग फ्लैट एंड कर्व्ड बोन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार सोचते हैं कि ये फ्लैट बोन है या लॉन्ग बोन है, तो मैं क्लियर कर दूं कि जो लॉन्ग वर्ड सिर्फ इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके डायमेंशन की वजह से। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लैट, तो ये असल में जो रिब्स हैं वो फ्लैट बोन का एग्जांपल है, क्योंकि बायोलॉजिकल कैटेगरी में जो कैटेगराइजेशन है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और आपका फ्लैट बोन, सिसमॉइड बोन, तो ये किस कैटेगरी में आती है? फ्लैट बोन में आती है। केवल डायमेंशंस की वजह से एनाटॉमिस्ट इसको लिख देते हैं कि ये लॉन्ग फ्लैट कर्व्ड इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है। रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ थोरेसिक स्केलेटल। अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ स्टर्नम और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, ये तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। अगर पूरा का पूरा केस देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन है? ये ब्लू कलर का क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। और ये जो है व्हाइट कलर से ब्राउन कलर से, ये सब क्या है? रिब्स। तो ये मैक्सिमम पोर्शन थोरेसिक केज का कौन बनाता है या रिब केज का कौन बनाता है? आपका रिब्स। अब बात करते हैं अरेंजमेंट और जनरल आउटलाइन की। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्रिएट क्या करता है? ये क्रिएट प्रोटेक्टिव बास्केट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थोरेसिक केज। अब ये जो डिजाइन है ये केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही हार्ट और लंग को, ठीक है, ये स्पेसिफिक शेप या ओरिएंटेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो लास्ट पोर्शन है इसका, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये शेप इस तरीके का ही क्यों है, ये फ्लैट मतलब ये बॉक्स लाइक क्यों नहीं है, या ऊपर नैरो नीचे वाइड क्यों है। दूसरा, कोस्टल कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज दैट सर्व एज फ्लेक्सिबल ब्रिज बिटवीन द बोनी रिब्स एंड द स्टर्नम। तो आपको पता है जो बोनी रिब्स भी बोन की बनी हुई है और स्टर्नम भी बोनी है, तो ये दोनों रिजिड स्ट्रक्चर के बीच में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या लगाया गया? हाइलिन कार्टिलेज। और इस हाइलिन कार्टिलेज का नाम ही है कोस्टल कार्टिलेज। While the ribs provide the armor for your chest, आर्मर माने एक हार्ड प्रोटेक्टिव शील्ड बोल सकते हैं आप, है ना। तो कोस्टल कार्टिलेज प्रोवाइड द स्प्रिंग दैट अलाउज योर चेस्ट टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। कोस्टल कार्टिलेज इज नोन टू कैल्सिफाई और हार्डन वी गेट ओल्डर। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये कोस्टल कार्टिलेज कैसा हो जाता है? कैल्सिफिकेशन की वजह से हार्ड हो जाता है। तो चेस्ट की एक्सपेंडेबिलिटी भी एज के साथ साथ कम हो जाती है। ठीक, ये मेन बात है इसके अरेंजमेंट में। अब देखते हैं जनरल अरेंजमेंट। आपको पता है रिब्स आर अरेंज इन द पेयर। देखें, अगर आप मिड लाइन से देखें तो आधी इधर आधी इधर, कैसे स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। आप देख पा रहे हो बीच में ये जो स्पेस है दो रिब्स के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक, सीक्वेंशियल नंबरिंग अगर मैं करूं तो ये 12 पेयर है। अगर आप काउंट करोगे तो ये 1 है, तो ये लास्ट वाली जो है वो, ये लास्ट वाली जो है वो है 12th, क्योंकि ये और ये वाली कौन सी है? ये है 10th। ठीक है, क्योंकि 11 और 12 आगे की तरफ कनेक्ट नहीं होते, फ्लोटिंग है। ठीक, पोस्टीरियरली अगर मैं देखूं तो ऑल रिब्स आर्टिकुलेट विद द थोरेसिक वर्टिब्रे T1 टू T12 एट द बैक। और पीछे की तरफ अभी हम देख पा रहे हैं ये सारी की सारी रिब्स किसके साथ जुड़ रही है? हमारी थोरेसिक वर्टिब्रे की प्रोसेस और बॉडी के साथ। एंटीरियर टर्मिनेशन पे अगर मैं ध्यान दूं तो मोस्ट ऑफ द रिब्स ट्रांजिशन इनटू द कोस्टल कार्टिलेज बिफोर रीचिंग इनटू द फ्रंट। आप देखो ये पीछे से आगे की तरफ आने के बाद ट्रांजिशन में चले जाते हैं किसमें? कार्टिलेज में। फिर कार्टिलेज जुड़ता है किसके साथ? स्टर्नम के साथ, ना कि डायरेक्टली रिब्स जुड़ती। ठीक है, तो अगर मैं नोटिस करूं तो फर्स्ट 7 रिब्स 1 से लेकर 7 की रिब्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 8th 9th और 10th वाली है ना, ये कौन सा है? 10th। ये कौन सा है? 9th। और ये कौन सा है? 8th। ये सब के सब फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर किसके साथ? किसके साथ? ये कौन सी वाली है? ये है आपकी 7th रिब। ठीक है, 7th रिब तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है, इसीलिए 1 से 7 का जो अटैचमेंट है वो अलग है। 8 और 10 वाले कार्टिलेज ऑफ द रिब अबव देम फॉर्मिंग द कोस्टल मार्जिन।
अब देखिए 10th वाले का जो कार्टिलेज है वो किसमें फ्यूज हो रहा है, 9th के साथ, 9th वाला किसके साथ, 8th के साथ, और 8th वाला 7th के साथ। तो इस वजह से ये जो मार्जिन बना इस तरफ जो मैंने कलर से बनाया रेड कलर, ऐसे ये भी है ये वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी। तो ये जो मार्जिन बना वो किसकी वजह से बना, कोस्टल मार्जिन 8, 9 और 10 के कार्टिलेज से। रिब्स नंबर 11, 12 की अगर मैं बात करूं तो दे है फ्री एंड इन द एब्डोमिनल मसल्स, और ये जो है कहाँ घिरी रहती है, ये चारों तरफ से घिरी रहती है, एब्डोमिनल बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल मसल्स है, लेकिन ये आगे की तरफ कनेक्ट नहीं होती। अब बात करते हैं जनरल आउटलाइन शेप ऑफ द केज की। तो आपको पता है जो रिब केज है वो कोन शेप्ड बोला जाता है, नैरो एट द टॉप, वाइडन फ्रॉम टुवर्ड्स द मिडिल एंड बॉटम, है ना, बीच वाले पोर्शन में कैसा वाइड है और यहाँ पे कैसा है नैरो। लेंथ का अगर मैं प्रोग्रेशन देखूं तो रिब की जो लेंथ है वो इंक्रीज करती है फर्स्ट से 7th तक। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, तो इसीलिए 7th वाली जो है लॉन्गेस्ट है। कैसी है, लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट रिब कौन सी है, 7th। इसके बाद ये प्रोग्रेसिवली डिक्रीज डाउन टू द 12th, ठीक, फिर से इसका साइज धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आते समय 7th पे हाइट बढ़ेगी, फिर 7th के बाद फिर से इसकी जो लेंथ है वो घटेगी। डायमीटर की मैं बात करूं तो केज इज वाइडेस्ट एट 8th रिब, जो 8th नंबर की रिब है उस लेवल पर इसका डायमीटर मैक्सिमम होता है ड्यू टू लेटरल प्रोजेक्शन, ठीक है, ये वाइडेस्ट है। फिर बात करते हैं ऑब्लिक्विटी या स्लैंटिंग की, है ना। जब हम साइड से देखते हैं तो मान लीजिए ये स्टर्नम है और ये क्या है, थोरेक्स। अब यहाँ पे जो अटैच होते हैं वो ऐसे तिरछा, ये ऑब्लिक है ना। तो रिब्स डू नॉट सिट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, तो साइड से देखने पर ये ऐसे नहीं कि आगे से पीछे डायरेक्ट हो गए, ठीक है, ये जाएगा पीछे से आगे की तरफ थोड़ा ऊपर आएगा ऐसे साइड व्यू में, ठीक। तो आगे की तरफ झुका हुआ होगा, पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर जुड़ा हुआ होगा ऐसे साइड व्यू में। तो देयर पोस्टीरियर एंड आर हायर देन देयर एंटीरियर एंड। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये स्टर्नम है और ये थोरेसिक है और ये बैक है, तो ये हमेशा पोस्टीरियर एंड हायर होगा। मान लीजिए ये वर्टिब्रे है, ये वर्टिब्रे है और ये स्टर्नम है, तो ये हमेशा ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ठीक, ये ऐसे। Posterior end at the spine are higher. This downward slanting become more pronounced from first rib down to the 9th rib. तो जो फर्स्ट रिब है, रिब नंबर 1 से लेकर 9th रिब तक ये बहुत ज्यादा स्लैंटिंग आपको देखने पड़ेगी। तो क्वेश्चन बनता है 9th रिब इज द मोस्ट ऑब्लिकली प्लेस्ड, ठीक है। तो ये कौन सी थी, 11, 12, 10, 9। 9 आप देख पा रहे हो ये वाली, ये जो है 9, ये 9 नंबर वाली है, मोस्ट ऑब्लिक है। लार्जेस्ट कौन सी है, 7th, नहीं नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सी है, 7th, ठीक है। मोस्ट ऑब्लिक कौन सी है, 9th। वाइडेस्ट डायमीटर कौन दे रहा है, 8th। ये थी 8th, 9th और 7th, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आउटलाइन देखते हैं एक टिपिकल रिब की, तो उसमें क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पे टिपिकल रिब का मतलब है जिनके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, और एटिपिकल का मतलब है उनमें डिफरेंसेस है। तो आपको पता है 1 से लेकर 12 तक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें 3 से लेकर 9 तक कैसी है, टिपिकल। तो आपकी 1, 2, 10, 11, 12, ये 5 रिब कैसी हो गई, एटिपिकल। क्लियर। While each rib is unique, most follows a standard architectural plan. तो पहला है इट इज हैविंग अ वेज शेप्ड हेड, जो हेड है ये वाला रीजन, ठीक, ये वाला रीजन, ये हो गया हेड। हेड हमेशा किसके साथ अटैच होता है, स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम के साथ, है ना। इट हैज 2 फैसेट फॉर आर्टिकुलेटिंग विद द वर्टिब्रल बॉडीज। क्लियर। हेड रीजन पर कितने फैसेट हैं, 2। नेक, फ्लैटेंड सेक्शन कनेक्टिंग द हेड टू द बॉडी, ठीक। ट्यूबरकल, इट इज अ बम्प दैट मीट द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे, ये रहा, ठीक, ये क्या है, ट्यूबरकल। ये क्या है, नेक, हेड। क्लियर। इसके बाद आता है एंगल, द पॉइंट वेयर द रिब कर्व्स शार्पली टूवर्ड्स एंड sharply forward and laterally.
दिस इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब केज। तो सबसे पोस्टीरियर पार्ट में ये जो एंगल है, ठीक है, अगर ये लाइन मान लूँ और ये लाइन मान लूँ, तो ये जो पोर्शन है वो कौन सा हमारा एंगल। तो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी रिब का, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मिलती है आपको शेफ्ट या बॉडी, ये जो आपकी आगे तक एक्सटेंड हो रही है, इसको बोलेंगे शेफ्ट। ये होगी लॉन्ग, कर्व्ड और स्लाइटली ट्विस्टेड पार्ट ऑफ द बोन। और लास्ट में आपका कोस्टल ग्रूव, अ प्रोटेक्टेड चैनल अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर दैट हाउसेस द इंटरकोस्टल नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो ये है कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे होगा आपका कोस्टल कार्टिलेज, ये वाला इसको कनेक्ट करेगा। कोस्टल कार्टिलेज किसका बना होता है, हाइलिन का, ठीक है। और तो अब इसके अंदर की तरफ आप जाओगे, इस वाले बॉर्डर पे आपको क्या मिलेगा, ग्रूव, जहाँ पे आपको मिलेंगे ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई, जो बेसिकली थोरेसिक वॉल को सप्लाई करती है और यहाँ की मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। तो ये 6 चीजें आपके समझ में आ गई। पहला है हेड, दूसरा है नेक, तीसरा है ट्यूबरकल, चौथा है एंगल, पांचवा है शेफ्ट और छठवा है आपका कोस्टल ग्रूव, ठीक है। जो दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसमें अंदर की तरफ एक डिप्रेशन होता है अंदर वाले सरफेस पे, उसको बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। क्लियर। ये हो गए हमारे एक टिपिकल रिब के पार्ट, जो टिपिकल रिब में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एटिपिकल आउटलाइन, है ना। एटिपिकल रिब में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट रिब की मैं बात करूं, तो जैसा अभी हमने देखा, तो उस तरीके से अगर आप इसको नोटिस करेंगे, तो फर्स्ट रिब में आप नोटिस करेंगे ये ब्रॉडेस्ट है, ठीक है। कैसी है, ब्रॉडेस्ट है, शॉर्टेस्ट है एंड मोस्ट कर्व्ड है। आप कर्व देख लीजिए कितना शार्प है, ठीक है। इट इज फ्लैटेंड टॉप टू बॉटम रादर देन साइड टू साइड। तो आप खुद देख सकते हैं कि बाकी की रिब्स इस तरीके से प्लेस होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये प्लेस होती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। तो इसका सुपीरियर सरफेस होता है, इन्फीरियर सरफेस होता है, इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है और सामने की तरफ एंटीरियर सरफेस होता है। ये फर्क है, ठीक। 11th और 12th रिब की मैं बात करूं, तो ये शॉर्ट होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, लेग, नेक और ट्यूबरकल, इसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है ना। ये केवल वर्टिब्रल बॉडी के साथ अटैच रहती है। ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है अगर तुम दोनों को देखो, ठीक। एनाटॉमिकल टिप एक आपको मैं दे देता हूँ, ध्यान रखें कि रिब्स स्लैंट फॉरवर्ड, है ना। मान लीजिए ये स्टर्नम है और ये है आपका थोरेसिक केज, तो ये जो पीछे वाली पोजीशन है वो ऐसे जाएगी, ये है, ठीक है। तो अब अगर आप रिब को यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे, तो कोई भी ऑर्गन हमेशा इसकी पोजीशन अगर यहाँ है, तो वो रिब के हिसाब से उसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि द एंट्री एंड ऑफ रिब इज यूजुअली सेवरल सेंटीमीटर लोअर देन द पोस्टीरियर अटैचमेंट। दैट इज व्हाई अ डॉक्टर माइट काउंट रिब्स ऑन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट टू लोकेट द ऑर्गन दैट एक्चुअली सिट हायर अप नियर द स्पाइन। तो कोई ऑर्गन है जिसके मुझे स्पाइन से रिलेशन नहीं निकालना, तो मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँगा। तो सपोज करिए ये थर्ड है, तो थर्ड रिब के हिसाब से इसका रिलेशन मैं लगाऊंगा कि इस ऑर्गन से क्या रिलेशन है इसका पोस्टीरियरली जाकर, क्योंकि ऑर्गन हमेशा थर्ड रिब के प्लेन पर नहीं होगा, थर्ड रिब से ऊपर वाले प्लेन पर होगा, अपने से एक पोजीशन ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं रिब्स के नंबर में वेरिएशन कैसे देखने को मिलते हैं हमें। आपको पता है 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो टोटल 24 हैं, लेकिन एनाटॉमिकल वेरिएशन मिलते हैं हमारे अंदर। और ये वेरिएशन यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ को लेकर, या तो रिब्स जो 24 हैं उससे ज़्यादा काउंट हो, उसको बोलते हैं सुपर न्यूमेररी, ठीक है। क्या कंडीशन बोलते हैं, सुपर न्यूमरेरी। और अगर काउंट कम है तो उसको बोलते हैं एजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एजेनेसिस, अगर काउंट 12 पेयर से कम है तो। अब देखते हैं वेरिएशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर एक्स्ट्रा रिब है, या बोल सकते हैं सुपर न्यूमरेरी रिब है, तो वो कहाँ देखने को मिलती है, वो हमेशा थोरेसिक केज की पोजीशन में या ऊपर या नीचे मिलेगी, कभी थोरेसिक केज में नहीं मिलेगी। जैसे एक होती है सर्वाइकल रिब, ये मोस्ट कॉमन वेरिएशन है जो करीब 1% पॉपुलेशन में आपको मिलता है। दे ग्रो फ्रॉम 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, C7 से। और इनका किधर को होता है ओरिजिन, C7 से ओरिजिनेट होकर कहाँ, नेक की तरफ। अच्छा, इनका क्लिनिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन ये कंप्रेस कर सकते हैं आपके न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस को और सबक्लेवियन आर्टरी को। और इसी को बोला गया थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जो हमने इनलेट और आउटलेट ऑफ थोरेक्स में पिछले वाले सीरीज में देखा था, चैप्टर 1 सीरीज में। और ये मोस्ट कॉमनली फाउंड रहती है किसमें,
फीमेल्स में, मेल के मुकाबले किसमें? फीमेल में। अच्छा, मैंने बोला थोरेसिक केज के ऊपर और नीचे आपको ये मिलेगी हमेशा सुपरन्यूमररी कंडीशन। तो ऊपर हो गई सर्वाइकल, अगर यही चीज़ L1 वर्टिब्रे के साथ हो जाए, है ना? यानी आपको पता है T12 पे जाकर रिब्स खत्म हो जाती है, लेकिन L1 वर्टिब्रे से भी रिब्स ओरिजिनेट हो सकती है। दे आर स्मॉल और स्मॉलर देन टिपिकल रिब एंड आर यूजुअली फाउंड इंसिडेंटली ड्यूरिंग एक्स-रे। ऐसा नहीं है लोगों को पता हो, जब एक्स-रे होता है तब डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर ये लंबर रिब एक्स्ट्रा है। दे कैन समटाइम बी मिस्टेकन फॉर अ फ्रैक्चर ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे। और कई बार गलत डायग्नोसिस में डॉक्टर ये तक बोल देते हैं कि आपकी जो वर्टिब्रा है इस रीजन की, L1 वर्टिब्रा है, उसकी ट्रांसफर प्रोसेस टूट गई है, ठीक है? उसका फ्रैक्चर हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये फ्रैक्चर नहीं है, ये क्या है? ये एनाटॉमिकल वेरिएशन है। अब अगली कंडीशन आती है, अगर 12 से रिब्स कम हो जाए या फ्यूअर रिब्स वाली कंडीशन, या जिसको बोलते हैं एजेनेसिस, ठीक है? एजेनेसिस या मिसिंग रिब्स। इट इज़ पॉसिबल कि कोई पर्सन ओनली 11 पेयर के साथ पैदा हो, इसमें 12 पेयर हो ही ना। दिस कैन अकर एज आइसोलेटेड वेरिएशन और एज अ पार्ट ऑफ सिंड्रोम। तो या तो खुद अपने आप में ये बीमारी हो सकती है, या कोई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी ये सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। जैसे डाउन सिंड्रोम के केस में देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम कब होता है? 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की कंडीशन में, तो उनके अंदर 12th रिब जो है वो मिसिंग होती है, ठीक है? या कई बार एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। तो ये सिंड्रोम से रिलेटेड हो गया। एक होता है पोलैंड सिंड्रोम। ये रेयर कंडीशन है जब पर्सन बॉर्न होता है किसके साथ? मिसिंग और अंडर डेवलप्ड मसल्स एंड रिब्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। तो आप देखिए इस डायग्राम में ये साइड जो है इसकी अंडर डेवलप्ड है। तो ये किसका इमेज हो गया? पोलैंड सिंड्रोम का, ठीक है? और यहाँ पर मिसिंग का मतलब ये देखिए ठीक से फ्यूज नहीं हुई ये गैप, इस वाले में ये भी कंडीशन देखने को मिलती है, अंडर डेवलप्ड मसल्स। तो इस जगह पर जब रिब्स है ही नहीं तो पेट्रोलिस मेजर मसल कैसे डेवलप होगी, ठीक है? इसके बाद स्ट्रक्चरल वेरिएशन में समटाइम्स नंबर तो करेक्ट है, लेकिन क्या हो जाता है? शेप दिक्कत है, यानी जो रिब है उसका शेप टिपिकल नहीं है, एटिपिकल टाइप का है। जैसे पहली कंडीशन बनती है बाइफिड रिब या स्टर्नल क्लेफ्ट। इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर एंड होता है रिब का, जो किसके साथ अटैच होता है? स्टर्नम के साथ, वो डिवाइडेड इनटू 2 क्रिएटिंग अ फोर्क्ड अपीयरेंस। तो ऐसे करके आगे की तरफ ये ऐसे 2 बन जाते हैं, और ये पीछे की तरफ क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ क्या हो गया? स्टर्नम। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बाइफिड रिब या स्टर्नल क्लेफ्ट। दूसरी कंडीशन हो जाती है फ्यूज रिब्स, जब 2 रिब आपस में फ्यूज हो जाए, ठीक है? और इसकी वजह से कंडीशन क्या होगी? स्कोलियोसिस, यानी कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो किसी की बैक, पीछे से आप इंसान को देखोगे तो वो कैसा हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक? पीछे से देखने पर कैसा हो जाएगा? एक साइड को झुक जाएगा, साइड में। एक कंधा उसका लोअर जा रहा होगा और एक अपर, तो जो उसकी बैकबोन है उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज़ इट लिमिट द इवन ग्रोथ ऑफ द चेस्ट वॉल। तो ये देखने को मिलता है फ्यूज रिब के केस में, कौन सी डिफॉर्मिटी? स्कोलियोसिस। क्लियर? अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स की। देखिए, हमने रिब्स के जनरल फीचर्स देख लिए, अब देखते हैं कि क्लासिफाई कैसे किया जाता है रिब्स को। तो अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकुलेशन विद द स्टर्नम, रिब्स क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 1, 2, 3। जो पहली कंडीशन है उसको बोलते हैं ट्रू रिब। ये कौन सी होती है? 1 से लेकर 7 तक, और इसी को बोला जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स मतलब ऐसी रिब जो स्टर्नम और वर्टिब्रा को कनेक्ट करती है ना? स्टर्नम और आपकी वर्टिब्रा को कनेक्ट करती हैं डायरेक्टली। दे अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम वाया देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज। तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब, ठीक? फिर आती है आपकी फॉल्स रिब, जो 8 टू 10 है, या इनका दूसरा नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रा और कार्टिलेज को कनेक्ट करती है, ना कि स्टर्नम को। तो देयर कार्टिलेज डू नॉट रीच टू द स्टर्नम डायरेक्टली, दे फ्यूज विद द कार्टिलेज ऑफ द रिब अबव देम। तो 7th के साथ 8th जुड़ती है, 8th के साथ 9th और 9th के साथ 10th, और ये बन जाता है कोस्टल मार्जिन। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी में जो रिब्स हमारी आती हैं, ये जो दिख रही है आपको लिटरली, ये 1 2 ब्लू कलर वाली, जो ऊपर आगे आके नहीं जुड़ रही, जो केवल पीछे अटैच है वर्टिब्रा से, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। ओके? दे हैव नो अटैचमेंट टू द स्टर्नम एट ऑल, एंडिंग इन द मस्कुलर एब्डोमिनल वॉल। तो इनका कोई अटैचमेंट नहीं होता किसके साथ? स्टर्नम के साथ। इसके बाद क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है? ये है मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देखकर, यानी जो उनका मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस है सिमिलर है सबकी, तो वो टिपिकल रिब हो गई। जनरली 3rd से लेकर 9th तक मिलती है। एटिपिकल मतलब उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, जैसे 1st, 2nd, 10th, 11th, 12th, ठीक है? ये सब के सब का जो शेप है वो डिफरेंट होता है। तो टिपिकल रिब हैव सेम जनरल फीचर्स, सबके पास हेड है, ट्यूबरकल है, नेक है, एंगल है, कोस्टल फैसेट है,
लेकिन अगर एटिपिकल रिब की मैं बात करूं तो इनके पास स्पेशल फीचर्स होती हैं जो इनको टिपिकल रिब से अलग बनाती हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे टिपिकल और एटिपिकल रिब के रिलेटेड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट।